सर। फिर आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट कौन सा एसेट होगा? तो कोई भी अगर आपका सब्सक्रिप्शन इनकम है, इनकम अगर बकाया होता है तो क्या होता है? एसेट होता है। सक्सेस होता है सर। हाँ, पढ़े ना क्लास चेक नहीं 11th किए में। हैं क्या सर हम लोग? नहीं, हाँ एक्चुअली क्या सर। है कि हम सब किसी का एक साथ करा दे रहे हैं। अगर आप बनाए हैं तो अपना मिलाते चलिए, जहाँ पे आपका मतलब ये होगा, अगर कोई उसमें क्या बोलते हैं मिस्टेक होता है, मतलब आपका कुछ और आ रहा है, मेरा कुछ और है, तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा कि सर ये कैसे हो रहा है, ठीक है। अदरवाइज सेल्फ चेक कर लीजिए ताकि जल्दी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? और कुछ लोग यस नहीं भी सर। किए हैं तो उनका भी कवर हो जाएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस कराना जरूरी है। इससे बाहर आपके 1 मार्क में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। जो मैक्सिमम सर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सब इंक्लूडेड है इसमें। फिर सर 13 नंबर में मेरा हम आ, पार्टनरशिप फॉर्म से डाले हैं, थोड़ा हमको कंफ्यूजन है सर क्लब को लेकर। आ रहे हैं, रुक जाइए। लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव बाई अ क्लब, ठीक है, वो क्या है? तो लाइफ मेंबरशिप फी जो है आपका कैपिटल रिसिप्ट होता है, ठीक है। क्लब मतलब क्या होता है? क्लब मतलब जैसे तुम्हारा जैसे सोशल क्लब हो गया या स्पोर्ट्स क्लब हो गया, होता है ना। यस सर। तो यहाँ पे क्लब का मतलब क्या हो गया कि क्लब का मतलब क्लबिंग, यानी कुछ लोगों का एसोसिएशन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज योर क्लब, ठीक है। तो कोई भी क्लब अगर है, स्पोर्ट क्लब है या कुछ भी है, तो एक एनपीओ बन गया, है ना, क्योंकि वो तो तुम्हारा किस पर्पस के लिए सर्व कर रहा है? प्रॉफिट कमाने के लिए तो काम करता नहीं है। अब अगर उसमें कोई मेंबर आ रहा है और लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब कर रहा है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए मेंबर बन जा रहा है, तो ये वन टाइम रिसिप्ट होगा और ये आपका क्या कहलाएगा? इट विल बी अ कैपिटल रिसिप्ट, राइट। क्लियर हुआ अनूप? हाँ सर। ठीक है। 11 नंबर क्या है? ऑल रिसिप्ट ऑफ कैपिटल नेचर किस में जाता है? बैलेंस शीट में जाता है, ठीक है। बैलेंस। ऑल आइटम ऑफ रेवेन्यू इन नेचर कहाँ दिखाता है? इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं, इनकम एंड ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसमें से प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन नहीं है? स्कूल एक एनपीओ होता है, हॉस्पिटल भी एक एनपीओ होता है, क्लब भी एक एनपीओ होता है। पार्टनरशिप फॉर्म एक एनपीओ नहीं होता है, क्योंकि पार्टनरशिप किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? प्रॉफिट अर्न करने का पर्पज। प्रॉफिट अर्न करने के लिए, दैट इज वाई पार्टनरशिप नहीं होगा। द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटी इन एनपीओ इज नोन एज, इसको कहते हैं कैपिटल फंड, फंड। ठीक है। मतलब एसेट्स का ज्यादा होना लायबिलिटी के ऊपर। सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस बाय अ क्लब, कोई भी अगर आपको इनकम एडवांस रिसीव होगा तो एक लायबिलिटीज आपके लिए बन जाता है ना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, इनमें से कौन एक इनकम नहीं है? सब्सक्रिप्शन इनकम है, डोनेशन इनकम है, सेल ऑफ टिकट भी इनकम है, एंडोमेंट फंड इनकम नहीं है नहीं है। ऐसे एंडोमेंट फंड होता क्या है अनुप? सर, हमको पता नहीं है सर, भूल गए हैं। आप में से किसको याद है एंडोमेंट फंड? सीधे बताएंगे नहीं, खाली बोलिए हमको पता है। किसको याद है? सर, हम्म। स्कूल में जो फी जमा करते हैं ना, स्कूल में क्या जमा करते हैं? एडमिशन में जो फी, अच्छा। वही होता है। स्कूल में जो एडमिशन फीस जमा करते हैं एंडोमेंट फंड होता है। सर बेनिफिट हो गया ना। हाँ हाँ, कन्हैया जी बोलिए। जो डोनेशन मिलता है जिसको यूज नहीं करना तो उससे जो इनकम ठीक जनरेट है। होगा उसको यूज। फंड, एंडोमेंट फंड का मतलब क्या हो गया? अमाउंट। अमाउंट जो आपको मिला है किस चीज में? डोनेशन के रूप में, जिसमें कि जो डोनर है, जो क्या है डोनर है, वो क्या लगा दिया है? रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। रेस्ट्रिक्शन लगाया है कि आपको फंड का पैसा नहीं यूज करना है। हाँ, इसके थ्रू इंटरेस्ट। जो इनकम यूज होगा वो यूज करना है, यस सर ठीक याद है। आ गया। तो ऐसे फंड को कहते हैं एंडोमेंट फंड। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन फॉर बिहार बोर्ड एंड फॉर द सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई में भी बहुत बार पूछा जाता है कि एंडोमेंट फंड क्या है, बिहार बोर्ड में भी बहुत बार पूछा गया, ठीक है। तो याद रखिएगा एंडोमेंट फंड क्या है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इंक्लूड करता है किसको? रेवेन्यू आइटम्स को, हो चुका है। मोस्ट ट्रांजेक्शंस इन एनपीओ आर कंसर्न कैश, हाँ सही बात है। जो मैक्सिमम ट्रांजेक्शन एनपीओ में होते हैं वो क्या होते हैं? कैश बेसिस पे ही होते हैं, क्योंकि सामान यस बेचने खरीदने वाला काम तो है नहीं, तो उधार वाला यहाँ पे ट्रांजेक्शन ना के बराबर है, लगभग लगभग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट डोनेशन क्या है? टू सर्व द सोसाइटी, राइट। सोशल वेलफेयर सर। हाँ, सोशल वेलफेयर। तो सोशल वेलफेयर है ना, हो गया सर्व द सोसाइटी। हाँ तो सर ये जो आप टेस्ट लिए थे ना 8 मार्क्स का कि 4 मार्क्स का, सर उसमें मेरा ये गलत हो गया था सर।
वो तुम्हारा ये होगा, ऑनलाइन वाला लिए थे ना? हाँ, आप ऑन आंसर सेम ही था हम लोग का, बस सेंटेंस अलग अलग था, तो मेरा एक हाँ, तो मार्क्स कट वहाँ गया पे था। जो तुम्हारा जो भी आंसर में पहले प्रीफिक्स आंसर दिया हुआ है, उससे एक डॉट अंतर आएगा तो नहीं लेगा। बात समझ रहे हो? क्योंकि वो कंप्यूटराइज्ड है, प्रोग्राम्ड है ना, वो प्रोग्राम टेस्ट है। तो प्रोग्राम टेस्ट में आपका आंसर पहले से प्रीफिक्स होता है। हम अगर चेक करेंगे तो हम ना समझेंगे कि ठीक है, अगर डॉट से कोई अंतर नहीं आ रहा है। कंप्यूटर में तो जो डेटा फिट किया जाएगा वही डेटा वो लेगा। बात समझे? यस सर। फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय एन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। एंट्रेंस फी क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है। आपके सिलेबस में पहले ही मेंशन है कि एंट्रेंस फी को क्या मानना है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट मानना है। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन पे चले थे हम लोग? 23। इसको क्या हो गया? पूजा कहाँ हो रहा है जी? सर हमारे यहाँ हो रहा है। सब्सक्रिप्शन रिसिव ड्यूरिंग द ईयर है 5 लाख का। ठीक है। आउटस्टैंडिंग है साल का अंत में 80,000 का, और पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 60,000 का। तो 5 लाख में 80,000 जोड़े, 5 80 60,000 उसमें से घटाए तो कितना हो गया? 5 20। 5 लाख में से। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 18,000 का। आउटस्टैंडिंग एट द एंड था 2,000 का, और रिसीव एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी करंट ईयर का एडवांस है 1,000। तो 18,000 दो 20,000, और 20,000 में से गया 1,000 तो कितना हो गया? 19,000। 19,000। ठीक है। फिर आपसे बोला है नेक्स्ट 25 नंबर क्या बोल रहा है? नेक्स्ट 25 नंबर हमको बोल रहा है कि इन केस ऑफ स्पेसिफिक फंड इज मेंटेन द एक्सपेंसेस एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ द फंड। मतलब कि अगर कोई स्पेसिफिक फंड मेंटेन है, प्राइस फंड है, ठीक है, और अगर फंड ज्यादा एक्सपेंस हो गया तो जितना अमाउंट एक्सीड करता है वो कहाँ दिखाते हैं? तो डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होगा। क्वेश्चन नंबर 25। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है प्राइस फंड। प्राइस फंड दिया है 1 लाख, और आपको दिया हुआ है प्राइस अवॉर्डेड, यानी प्राइस को वॉट बांटने वगैरह में जो खर्च आया है वो आया है 1,30,000 का। तो यहाँ पे एक्सपेंस ज़्यादा है और फंड क्या है? कम है। आप क्या करेंगे? आप लाइबिलिटी साइड 1 लाख, 1 लाख लेंगे, 1 लाख तक का और अमाउंट आप 30,000 एडजस्ट कर देंगे, और 30,000 कहाँ भेजेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। हाँ, तो आपका आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। यस सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है। के बाद से आपका है क्वेश्चन नंबर 26। ऑल रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। तो कंज्यूमेबल आइटम अगर आप बेच के कोई पैसा आ रहा है तो सब क्या है आपका? ऑल आर रेवेन्यू रेवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट। ठीक है। इसके से क्या है? देन इज क्वेश्चन नंबर 27 सब्सक्रिप्शन। हाँ बोलिए। सर इसमें कुछ कैपिटल रिसिप्ट भी तो होता है सर, जो किसमें कैपिटल ऐसे रिसिप्ट होता है? बैलेंस शीट में जाता यस है। सर। क्या बैलेंस शीट में जाता है? सर कंज्यूमेबल आइटम में सर कुछ बैलेंस कंज्यूमर शीट में आइटम भी का जाता है। स्टॉक जाता है, स्टॉक जाता है, जो नहीं बिका, जो बच गया। बेचने वाला अमाउंट थोड़ी जाता है। आप कौन सा अमाउंट बैलेंस शीट में दिखाते हैं बताइए? जल्दी जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट होगा तुम्हारा। आवाज आ रहा है मेरा? इग्नोर कर रहा है सर आपको। हेलो। हाँ बोलो, हाँ सर, बोल बोलिए। रहे हैं कि उसमें हाँ बोलिए, कौन कौन से आइटम आते हैं बैलेंस शीट में? बैलेंस शीट में आ जाएगा सर, हम्म। स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जाता है सर, ठीक है, एक सेकंड और रुको, क्रेडिटर्स। एक सेकंड, एक सेकंड। चल क्या नहीं रहा। बैलेंस शीट में जाता है आपका स्टॉक जाता है, क्रेडिटर जाता है। ठीक है, और बोलिए, और क्या जाता है? कोई गेट पे आया है देखे तो। और क्या जाता है? एडवांस, एडवांस बैंक जा जाता सकता है है, सर। एडवांस जा सकता है। हाँ, ठीक है। अब हमको एक बात बताइए, आउटस्टैंडिंग भी। अब हमको एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? क्वेश्चन आपसे क्या पूछा? रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। इसमें से कौन सा सेल है? स्टॉक सेल है, क्रेडिटर सेल है, एडवांस सेल है? तीनों में कौन सेल है? कोई नहीं। तो फिर इसकी तो बात ही नहीं हो रही है यहाँ पे।
यहाँ तो बात हो रही है कि आप कंज्यूमेबल आइटम को बेचेंगे तो आपके लिए रिसिप्ट कौन सा होगा। इट्स नॉट अ कैपिटल रिसिप्ट, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट। यहाँ जो आप बात कर रहे हैं स्टॉक की या क्रेडिटर की, तो सिंपल सा बात है, हमने कोई भी चीज पे अगर खर्च किया, कितना भी अमाउंट खर्च किया, अब अगर वो खर्च पूरे ईयर के दौरान कंज्यूम नहीं हुआ तो जो बचेगा वो हम एसेट के तौर पे दिखाएंगे। पढ़े हैं ना क्लास 11 पे? यस सर। ठीक है, तो वही चीजें हम स्टॉक के रूप में दिखाते हैं। तो यहाँ पे मेरा कैपिटल रिसिप्ट कहाँ से हुआ, किसी भी एंगल से? नहीं सर, वो देख के तो लगा तो फिर कंफ्यूजन नहीं, हो गया। अब क्लियर हुआ ना? आपको कैसे लग गया? यस सर। सर आवाज नहीं आ रहा है, आकाश सिन्हा तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, बड़ा समस्या है यार, बहुत दिक्कत है। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन नहीं हो पाएगा एक्सपेरिमेंट भी, काम गड़बड़ हो जाएगा। बोलिए ना सर, कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे सर? अच्छा, किसके पास आवाज नहीं आ रहा है क्लियर? सर हम तो पूरा सर्वर लेकर बैठे हैं, मेरे पास सारा चीज क्लियर है सर। आज से नहीं सर, परसों से। नहीं, आकाश फोन करो तो हमको। मेरा अगर आवाज आ रहा है आकाश तुम्हारे पास तो फोन करो, और जिसको और किसी को भी नहीं आ रहा तो फोन कीजिए, देखते हैं कि क्या काम कर रहा है आइडिया कि नहीं कर रहा। खैर चलिए, जिनको दिक्कत होगा कॉल कीजिएगा वॉइस में। इसके बाद से कौन सा क्वेश्चन था? 27 नंबर। बोले सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है कैश में कितना, 5000। अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द नेक्स्ट ईयर कितना है, 300। अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर कितना है, 400। तो पूछ रहा कि कितना जाएगा भैया, तो 5000 प्लस 400, 5400 माइनस किए 300, आंसर हो गया कितना, 5100। 5100। क्लियर है? इफ इनकम इज रुपीज 1,60,000 एंड डेफिसिट अमाउंटेड टू, और यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, बॉल कहला काट दिया। आवाज आ रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है ना? अच्छा, कुछ नहीं दिख रहा है तो एक काम करो, कैंसिल करके फिर से रिकनेक्ट करो, ठीक है? हाँ, जूम पे करो बहुत समस्या है। हाँ जी बाबू, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन में किसी को कंफ्यूजन हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा बताओ तो। हमें हुआ है सर। तुमको हुआ है, प्रिया को, और किसको हुआ है? यस सर, हमें भी। ठीक है, हाँ सर, हम तो छोड़ दिए थे सर। छोड़ दिए थे। हमको लगा कि इस क्वेश्चन में तुम लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, और किसी को कंफ्यूजन हुआ नहीं इस सर। क्वेश्चन में? नहीं हुआ। देखिए, इनकम का मतलब, अब कितने लोग समझ गए होंगे कि इनकम साइड का टोटल है, यस सर। ठीक है? कितने लोग को यही लगा होगा कि इनकम साइड का टोटल है। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। क्लास 11 कुछ याद है? यस सर। जाके बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स खोलिएगा तो इनकम का मतलब आपको मिलेगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, यानी कि यहाँ पे घटाने के बाद है 1,60,000, ठीक है? एंड डेफिसिट डेबिटेड टू कैपिटल फंड कितना है, 43,000 का, ठीक है? यहाँ पे डेफिसिट कितने का है, 43। यानी यहाँ पे टेक्निकली हम लोग को लॉस हो गया है ना, एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम क्या है, कम है। कम है। तो लेके दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा निकल जाएगा, है ना? अभी कहाँ आवाज आ रहा है? तो वही 1,60,000 में जोड़ दिया क्या चीज, 43,000, तो मेरा एक्सपेंडिचर निकल गया कितना,
आवाज आ रहा है तुम लोग को? हेलो। हाँ सर, अब आए तो में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ ठीक है, तो आंसर आपका कितना हो गया? 2,03,000। नहीं, अचानक से सारे इतना शांत हो जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है किसको आवाज आ रहा है किसको नहीं जा रहा है। चलिए अब हम बोलेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 29, बैलेंस ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट शोज। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस क्या शो करता है? द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब उल्टा, या तो आपका इनकम ज्यादा होगा, नहीं तो कौन ज्यादा होगा? एक्सपेंडिचर। लॉस ज्यादा होगा। ठीक है। प्रॉपर्टी रिसीव्ड एज रिजल्ट ऑफ द विल ऑफ डिसीज पर्सन इज। तो डिसीज पर्सन मर गए, आपको दे के चले गए कुछ, तो क्या कहलाता है वो? दैट इज नोन एज लेगेसी, राइट। एंडोमेंट फंड शुड बी ट्रीटेड एज क्या होता है? एक लाइबिलिटी के तौर पे, क्योंकि कैपिटल रिसिप्ट है। लाइफ मेंबरशिप फी लाइफ मेंबरशिप फी बिल क्लब इज डैश रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट है ना, क्योंकि वन टाइम आपको रिसीव होता है। ठीक है, एक सेकंड। यस सर। ओके, इसका से क्या है आपका? फॉर एनपीओ होनरोडियम क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है स्नेहा? नहीं सर। कौन सा अकाउंट होता है? स्नेहा से रियल पूछे, प्रिया बोल रही है। तो अब तुम ही बोल दी तो ठीक है। रिसेंट पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट होता है। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एनपीओ। इनमें से एनपीओ कौन नहीं है? तो कॉलेज एक एनपीओ होता है, स्पोर्ट क्लब भी होगा, हॉस्पिटल भी होगा, कौन नहीं होगा? बैंक एसबीआई भी होगा बैंक, कोई। क्योंकि बैंक जो होते हैं वो प्रॉफिट के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, कमर्शियल बैंक। और रिजर्व बैंक मारुति सर। रिजर्व बैंक अलग इंस्टीट्यूशन हो गया। अच्छा, इसमें मारुति उद्योग दिया हुआ है, ये कहाँ नहीं होगा मारुति ना? देखते हैं? कहाँ है मारुति? नहीं, मेरे ये मेरा डीके सिंह वाला में। हाँ, तो मारुति वो नहीं होगा, उद्योग नहीं मारुति होगा, उद्योग नहीं भी होगा। वो भी प्रॉफिट मेकिंग हम्म, होगा। ठीक है। इनकम एक्सपेंडिचर हम्म, अकाउंट इज प्रिपेयर्ड किसके द्वारा बनाया जाता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एनपीओ के एनपीओ। द्वारा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सी। 38 है आपका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट यूजुअली इंडिकेट्स क्या? तो हमेशा रिसीट एंड पेमेंट में नॉर्मली डेबिट साइड क्या होता है? बड़ा होता है। कैश रिसिप्ट ज्यादा होता है, और पेमेंट क्या होता है? कम होता है ना? 39 नंबर आपको बोला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जनरली इंडिकेट्स क्या? इंडिकेट करता है सरप्लस या डेफिसिट को। डोनेशन रिसीव हुआ है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, तो वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। कोई भी इनकम या डोनेशन या फंड आपको स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए रिसीव होगा, याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक है तो उसको हम कहाँ प्रेजेंट करेंगे? दैट विल बी प्रेजेंटेड ऑन दी लायबिलिटी साइड। ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पेसिफिक फंड। अब अगर आपको स्पेसिफिक फंड पे कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जाके क्या होगा? फंड में ना ऐड होता है, किसमें ऐड होता है? फंड में। इसीलिए क्या हो जाएगा? इट्स बिकम अ कैपिटल रिसिप्ट। एनपीओ में अगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर है, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, तो क्या कहलाता है? सरप्लस। ये बोल रहा है डेफिसिट, तो गलत हो गया। कह दिया मैं। इन एनपीओ एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम क्या कहलाता है? डेफिसिट। ठीक है, तो इज कॉल्ड डेफिसिट। काम हो गया, खत्म। कोई दिक्कत? ये क्या चीज? ट्रेडिंग ट्रेडिंग तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल, बोलिए। ट्रेडिंग नॉन ट्रेडिंग और नॉन ऑफ दी। क्या झारखंड आपका ये हो जाएगा? नॉन ट्रेडिंग होगा। एकेडमिक काउंसिल तुम्हारा ये हो जाएगा, नॉन ट्रेडिंग हो गया तुम्हारा। एनपीओ है, शिक्षा के लिए बनाया गया है ना। ठीक है, चलिए इसका आपको पीडीएफ कॉपी मिल जाएगा, आंसर्स के जो भी आज आंसर डिस्कस हुए हैं। एक बार अपना आप लोग अपने कॉपी मिला लीजिएगा, और ये सारी चीज़ों को दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, कौन क्या है, कहाँ जा रहा है, कौन सी चीज़ है। इसके अलावा अलग से आपको क्वेश्चन सेट हम बाद में चैप्टर वाइज देंगे, जिसमें कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कवर कर लेना, कि उतना चीज़ पता होना ही चाहिए एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, अब आगे आते हैं बैक से जो चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे उसमें। तो हम लोग थे एडमिशंस लगभग खत्म हो गया था।
ठीक है, लास्ट डे आपको हम ये भी समझाया था कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री से कैसे, मतलब अगर पहले से कोई रिजर्व का बैलेंस दिया है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का बैलेंस दिया है और पार्टनर्स उसको बांटना नहीं चाहते हैं और एक सिंगल एंट्री की वजह करना चाहते हैं, तो उसको कैसे करते थे हैंडल, ये हम लोग लास्ट क्लास में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, हो गया था ना। और हम लोगों ने हिडन गुडविल को भी समझ लिया था। इसमें कोई दिक्कत आप लोग को टॉपिक में? कोई दिक्कत किसी को? एनीवन? जो लास्ट क्लास में पढ़ाई हुई थी इन दोनों टॉपिक का, हिडन गुडविल का और किसी रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को बिना बांटे कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है सिंगल एंट्री के थ्रू, क्लियर था? ठीक है, और देखिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर ईएसआई पेएबल क्या होता है सर? एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई। ठीक है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका जो इंश्योरेंस करा के कंपनी रखती है ना बिजनेस, उसको ईएसआई कहते हैं। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ लायबिलिटी। एक चीज याद रखिएगा सारे लोग, अगर आपको दिया रहेगा एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, क्या दिया रहेगा? क्वेश्चन सॉल्व करते समय अगर आपको मिल जाए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, या जैसे अभी ये इन्होंने बोला ईएसआई, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये दोनों के दोनों ही फर्म के लिए क्या है? दोनों के दोनों ही फर्म के लिए क्या है? आउटसाइड लायबिलिटी है, ये भी और ये भी, दोनों के दोनों। इन फंड्स में पार्टनर्स का कोई शेयर नहीं। बात समझ रहे हैं लोग? कितनी बार लोग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ईपीएफ को भी बांट देते हैं, नहीं बांटना है, याद रखिएगा दोनों ही आउटसाइड लायबिलिटी है, ईएसआई भी और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड भी। ठीक है, तो इसको एकदम दिमाग में रख लेना है कि इन दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, ताकि आप कभी भी क्वेश्चन करें तो उठा के इसको भी मत बांट दें। ठीक है, हाँ जैसे लेकिन बटने वाले फंड क्या क्या होंगे, जैसे जनरल रिजर्व है, कंटीजेंसी रिजर्व है, रिजर्व फंड है, ये सब बढ़ जाएंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा, लेकिन लायबिलिटी छाटने के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी बढ़ जाएगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के मार्केट वैल्यू को कंसीडर करने के बाद, जिसमें हम लोगों ने अलग अलग केसेस को क्या किया था पिछले क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, अब एक चीज और हो सकता है कि सवाल में, चूंकि अब बड़ा टॉपिक तो हट चुका है हमारे सिलेबस से, ना ही हमको क्या बोलते हैं, ना ही कैपिटल एडजस्टमेंट पढ़ना है, ना ही बैलेंस शीट का प्रिपरेशन पढ़ना है। ठीक है, तो एक सवाल ये भी आ सकता है कि मान लो आपको दे दिया एसेट्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे आपको दे दिया आइटम्स, यहाँ पे दिया आपको बुक वैल्यू, और यहाँ पे आपको दे दिया रिवाइज वैल्यू। आवाज आ रही है ना सारे लोगों को? ठीक है, यस सर। ओके, तो आपको आइटम में दे दिया, यहाँ पे दे दिया मशीनरी, मशीनरी दे दिया, फर्नीचर दे दिया, ठीक है, क्रेडिटर्स दे दिए आपको, बिल्स पेबल दे दिया। 4 ही आइटम ले रहे हैं क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाना है। तो मशीनरी आपको दे दिया कि मशीनरी पहले था आपको मान लीजिए 1 लाख का, जिसकी वैल्यू अब हो गई है 1,40,000। अच्छा, फर्नीचर था आपका 50,000 का, जिसकी वैल्यू घट के हो गई है 40,000। ठीक है, डिवाइस वैल्यू जो है। क्रेडिटर थे हमारे 60,000 के, जो कि अब हो गए हैं मान लो 80,000 के। ठीक है, और बिल्स पेबल था आपका मान लीजिए 30,000 का, और रिवाइज वैल्यू जो है बिल्स पेबल की वो 20,000, मतलब 10,000 का बिल्स पेबल का पेमेंट नहीं करना है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि ऐसा अगर सवाल आता तो आप क्या करते? यू विल प्रिपेयर और रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये ना करते आप? बोलिए लोग, क्या करिएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, लेकिन आपको सवाल क्या कहता है? सवाल आपको आगे कह रहा है कि पार्टनर पार्टनर सर मशीनरी का प्राइस इंक्रीज कैसे होगा?
हो सकता है बाबू। इंक्रीज मतलब कौन सी कि बेच रहे हैं कितने में, ठीक है। वैल्यूएशन, मान लो कोई चीज एंटिक है तुम्हारे पास, ध्यान से सुनना। आवाज आ रहा है मेरा तुमको? यस सर आवाज हाँ, अब मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लो कि जो मेरा मशीनरी है वो किसी ऐसे मटेरियल से बना हुआ है कि जिस टाइम में आज से 5 साल 10 साल पहले खरीदा गया था, तो मटेरियल जिस मटेरियल से वो बना है वो मटेरियल उस टाइम में सस्ता था, तो मटेरियल हम मशीनरी कितने में खरीदे? 1 लाख में। अब सेम काइंड ऑफ मशीनरी जिस उसी मटेरियल से अब बन रहा है, तो वो मटेरियल इनपुट क्या हो गया? महंगा हो गया है। इनपुट क्या हो गया है? महंगा हो गया है। तो ठीक है, अब वही मशीनरी अगर हम न्यू उठाएंगे तो 1 लाख में नहीं मिलेगा, 10 लाख में मिलेगा। कुछ ऐसा सीन हो गया 10 साल में या 5 साल में, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर इसके रेस्पेक्ट में ना, क्योंकि मार्केट वैल्यू पे वैल्यूएशन करेंगे ना, तो पुराने मशीनरी का वैल्यूएशन भी तो बढ़ जाएगा। कितना भी डेप्रिसिएशन होगा तो करंट वैल्यू के हिसाब से वैल्यू बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो इस हिसाब से 1 लाख से रिवाइज वैल्यू कितना हो गया? 140 हो गया। अब यहाँ पे देखिए, पार्टनर जो बोलता है आपको कि पार्टनर डू नॉट वांट टू रिवाइज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वैल्यू, वो नहीं चाहते हैं कि एसेट एंड लायबिलिटी के जो वैल्यू है, बुक वैल्यू, उसमें कोई चेंज हो, ठीक है। वो चाहते हैं कि जो भी घट रहा है या बढ़ रहा है वो एक एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू क्या हो जाए? ठीक हो जाए, ठीक है। दे वांट टू एडजस्ट respective gain or loss by a single journal entry, ठीक है। अब ऐसे अगर सवाल आ गया तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, अब कुछ नहीं करना है आपको, बस देख लेना है कि कहाँ पे फायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 40,000 का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है ना मशीनरी वाले में, है ना। और फर्नीचर में क्या हो रहा है आपको? 10,000 का लॉस है। क्रेडिटर आपका 60 का था, 80 देना पड़ेगा, तो यहाँ 20,000 का क्या है? लॉस है ना। और बिल्स पेबल 30 का था, 20 ही देना पड़ेगा, तो 10,000 का क्या हो गया? फायदा हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपको क्या करना है, बस देख लेना है किसमें लॉस किसमें। तो टोटल अमाउंट एडजस्टेड कितना हो जाएगा? तो प्लस वाला हो गया 40,000 और प्लस 10,000 कितना? 50,000। अब माइनस फिगर कितना हो गया? माइनस फिगर कितना है? 30,000। 20,000 और प्लस 10,000, 30,000 आपका नेगेटिव फिगर हो गया और 50,000 क्या हो गया? पॉजिटिव फिगर हो गया, है ना। अगर आप रिवोल्यूशन भी बनाते, यानी कि आपको जो यहाँ पे क्या हो रहा है, गेन ऑन रिवोल्यूशन हो रहा है, वो कितने का हो रहा है? तो भाई 40,000 प्लस 10,000, ठीक है। 20,000 का हो रहा है सर, 20,000 का। हाँ, माइनस कर दिए 10,000 और प्लस 20,000, यही ना था। तो भाई नेट हमको जो बेनिफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है? 20,000 का। अब क्या है कि एसेट्स को तो दिखाना नहीं है बढ़े हुए वैल्यू पे या घटे हुए वैल्यू पे, जितना पे जो है उतने पे ही शो करना है। तो हम इस 20,000 के अमाउंट का ही क्या करेंगे? रेस्पेक्टिव देख लेंगे, किस पार्टनर को फायदा हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। तो मान लेते हैं कि भाई ए बी पहले से थे 3:2 में, सी जी एंट्री मारे 1/4 के लिए, ठीक है। तो अब क्या है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अब पहले क्या था कि पहले 20,000 का ये होता है, अभी में बढ़ जाता है ना, अगर नॉर्मल रिवोल्यूशन अकाउंट बनाए होते। लेकिन यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ठीक करेंगे किसकी तरह? जस्ट लाइक गुडविल, जैसे आपको सिखाया था ना पिछले क्लास में कि अगर आपको पार्टनर नहीं होता गुडविल की रजिस्ट्रेशन करेंगे, वैसे यहाँ पर भी आवाज करेंगे। नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रहा है? नो सर, कट के आ रहा है सर, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम। मेरा आवाज नहीं आ रहा है ना? यस सर, कट के आ रहा था, अभी क्लियर आ रहा है। नेटवर्क प्रॉब्लम कभी कभी हो जा रहा है। अच्छा ठीक है, देखिए तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे आपका क्या बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का, तो 3:2 ही होगा, है ना।
अगर पुराने पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो गिवन है, नए पार्टनर का शेयर गिवन है और कुछ और नहीं गिवन है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग होता है। तो हम बस कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 20,000 का जो रेस्पेक्टिव अमाउंट है, ठीक है, तो सी का कितना जाएगा तुमको यहाँ पे, सी का अमाउंट कितना हो जा रहा है, देखो सी को कितना मिलेगा, 20,000 का 1/4 है ना, तो 1/4 कितना हो गया तुम्हारा, 5,000, ठीक है। अब 5,000 का जो बेनिफिट वो ले लेगा एसेट लायबिलिटी के चेंज होने के चलते, तो 5,000 का जो बेनिफिट वो लेगा, इसके लिए ए और बी किस में उसको देंगे, 3:2 में, तो कितना हो जाएगा, 3,000 और 2,000। तो हम ठीक गुडविल की तरह एंट्री कर देंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, सी जी को डेबिट कर देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 5,000 से, और 2 कर देंगे एस कैपिटल अकाउंट और 2 कर देंगे बीस कैपिटल अकाउंट, 3,000 और 2,000। तो यहाँ पे क्या हो गया, बिना एसेट को रिवाइज किए हुए, बिना उसको नए वैल्यू पे दिखाए हुए, जो भी बेनिफिट या लॉस था वो क्या हो गया, एडजस्ट हो गया, क्योंकि सी जितना लेगा उतना क्या करेगा, ए और बी को भर देगा कैपिटल अकाउंट के थ्रू, ठीक है, समझ में आया आप लोग को। तो याद रखिएगा, जब भी आपको अगर क्वेश्चन में कहीं भी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री दिख जाए, तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व इसी तरीके से करना है, चाहे वो रिजर्व वगैरह हो तो, और चाहे वो आपका रिवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन हो तो, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, एनीवन, जल्दी बोलिए, टाइम खत्म।